हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आप लोग के बीच एक नए टॉपिक जो एनआईएस बोर्ड के अंतर्गत ग्रामर सेक्शन का जो हिंदी ग्रामर में पूछा जाता है वो टॉपिक लेकर आया हूँ। जो 10 मार्क्स का ग्रामर पूछा जाता है उसमें से निश्चित है कि आपका एक ऐसा सरल टॉपिक समास लेकर उपस्थित हुए हैं। समास का ऐसा एक कंटेंट बना हुआ है जो लेकर आया हूँ। आशा है कि आपका एग्जाम में हुबहू लड़ेगा भी, और नहीं भी लड़ता है तो आप उसके आधार पे सवाल को अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा एक शॉर्ट एक आपका वीडियो लेकर आया हूँ। देखिए समास में क्या है, कितना सरल भाषा में है कि आप किसी तरह का एग्जाम हो, चाहे इग्नू हो या और भी कोई एग्जाम हो, कितनी आसान से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। और आशा है कि पूरा एग्जाम में जितना भी आता है समास से सवाल छूटने वाला नहीं है। इतना सरल भाषा में और इतना सरल ढंग से और कोई भी क्लास या बुक में नहीं मिलेगा। देखिए आते हैं चैप्टर पे। जो हमारा क्या है, समास है। तो समास है क्या, समास किसे कहते हैं और समास के अंतर्गत क्या क्या आता है वो आपके सामने यहाँ दिया गया। तो समास है क्या, तो समास दो या दो से अधिक शब्द, दो या दो से अधिक शब्द। अब शब्द मीन्स क्या, शब्द आपको दो प्रकार के होते हैं जो आप लोग जानते हैं। एक आपको सार्थक शब्द होता है, सार्थक, और दूसरा शब्द क्या होता है, निरर्थक होता है। सार्थक और निरर्थक। तो यहाँ निरर्थक नहीं बल्कि सार्थक शब्द। कैसा शब्द, सार्थक शब्द जिसका कोई अर्थ निकले। अर्थात जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नवीन शब्द, एक नया शब्द, एक नवीन शब्द अर्थात क्या, नया शब्द की रचना होती है। रचना होना मतलब क्या, बनना। रचना होना के मतलब क्या, बनना। यानी दो नए शब्द के मेल से जो नया शब्द उत्पत्ति होती है या बनता है, तो उस प्रक्रिया जो बनने वाला प्रक्रिया है, जिस माध्यम से दो शब्द मिला, मिलने के बाद नया शब्द बना, तो बनने वाला प्रक्रिया जो समास है वही आपको समास है। जो नया शब्द की उत्पत्ति हुई, नया शब्द बना, वो हमारा क्या कहलाएगा, समास कहलाएगा। और समास के अंतर्गत क्या आता है, तो जो समास बना इस प्रक्रिया से ही बनने वाले शब्द, यानी अर्थात दो शब्द मिल रही है, मिलकर बनने वाले जो शब्द होते हैं वो हमारा समासिक पद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, समासिक पद कहलाते हैं, या उसे समासिक शब्द भी कह सकते हैं। अब समासिक शब्द और समासिक पद और समासिक शब्द। अब शब्द पद में क्या होते हैं, तो शब्द आपको बताया क्या, सार्थक शब्द होते हैं, निरर्थक शब्द होते हैं, छोटे बड़े सब शब्द होते हैं। तो सार्थक शब्द में जब हम कोई शब्द है उस शब्द में नए शब्द या अव्यय या कोई और शब्द जोड़ते हैं सार्थक शब्द, तो वो हमारा पद बन जाता है। या कविता या स्टोरी में जो शब्द का प्रयोग करते हैं तो हमारा वह शब्द क्या बन जाता है, वह शब्द हमारा पद बन जाता है। तो हमारा समासिक शब्द और समासिक पद, समासिक शब्द क्या है, आपने इस चीज को देखा और जाना। नेक्स्ट आगे देखिए क्या है। कितने सरल अवस्था में आप समास को समझेंगे कि समास के अंतर्गत क्या क्या आता है। जैसे में क्या था, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से, या दो या दो से अधिक शब्द मिलने से जो नए शब्द बनते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, तो हमारा समास कहलाता है। जो हमारा क्या है, देखिए राज, यहाँ कुमार है, राज और कुमार ये दोनों शब्द का क्या हुआ, मेल हुआ है। राज और कुमार ये दोनों शब्दों का क्या है, मेल है। ये दोनों शब्दों के मेल से हमारा नया शब्द क्या बना, तो राजकुमार क्या बना है, राजा कुमार अर्थात राजकुमार। क्या बना है, राजा का कुमार अर्थात राजा कुमार अर्थात राजकुमार। देखिए नेक्स्ट, तो हमारा इस समस्त पद क्या है। देखिए कितने सरल डायग्राम के माध्यम से समास का परिचय, समास के खंडन किया गया है, जो आपको अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारा क्या है, राजकुमार। तो राजकुमार जो हमारा ये पूरा है, ये पूरा हमारा राजकुमार है क्या, ये हमारा पूरा राजकुमार जो है समस्त पद है। कौन सा पद है, समस्त पद है। समस्त पद का दूसरा नाम क्या है, इसको कह सकते हो पूरा पद। समस्त पद अर्थात क्या, पूरा पद। पूरा पद में क्या होता है, तो दो शब्दों का मेल होता है। जैसे आपका हमारा क्या है, राज है और कुमार है। क्या है, राज, राज और कुमार, राज और कुमार क्या है,
दो सार्थक शब्द है, दोनों को मेल हुआ, दोनों का मेल होने पर क्या बना, हमारा राजकुमार शब्द बना। क्या बना, राजकुमार शब्द बना। और जो हमारा राजकुमार शब्द बना इसे क्या कहते हैं, इसे समस्त पद कहते हैं, अर्थात पूरा पद कहते हैं। इसका समास विग्रह क्या है, तो हमारा देखिए समास विग्रह, समास विग्रह क्या है राजकुमार का, तो राजकुमार जो है वह राजा का कुमार। समास विग्रह क्या है, तो हमारा राजकुमार का समास विग्रह राजा का कुमार, राजा का कुमार। ये समास विग्रह होते क्या हैं, तो जो शब्द होता है वो शब्दों का जो खंडन बड़ा किया जाता है, तोड़ा जाता है, तो तोड़ने वाले टूटने वाले जो अलग अलग शब्द होते हैं बनते हैं उसे क्या कहते हैं, तो वो हमारा समास विग्रह कहलाता है। क्या कहलाता है, समास विग्रह कहलाता है। नेक्स्ट हमारा एक नया शब्द क्या है, राज को क्या कहते हैं, जो पहले लगते हैं उसे पूर्व पद कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पूर्व पद कहा जाता है, अर्थात पहला पद कहा जाता है। पूर्व पद अर्थात क्या, पहला पद कहा जाता है। कुमार राज में अंतिम में जुड़ा, अंतिम में जुड़ने वाले शब्द क्या हैं, तो कुमार हैं, तो कुमार को हम क्या कहेंगे, उत्तर पद कहेंगे। क्या कहेंगे, उत्तर पद कहेंगे। उत्तर पद को क्या कहते हैं, बाद वाला पद। क्या कहलाता है, तो बाद वाला पद कहलाता है, बाद वाला पद, बाद वाला पद। राजकुमार जो पूर्व पद है, पूर्व के मतलब क्या होता है, तो पहला होता है, पूर्व, पूर्व का मतलब पहला, यानी पहला वाला पद। और बच्चे को समस्या क्या होता है, बुक में पढ़ने में या कहीं सवाल में आते हैं तो बच्चे कहाँ अटकते हैं, उत्तर पद क्या है, पूर्व पद क्या है, और समस्त पद क्या है, समासिक शब्द क्या है। समासिक शब्द या समस्त पद हमारा क्या है, ये पूरा जो शब्द होता है समस्त पद अर्थात समासिक पद। इसको समास को हम और दूसरा नाम से क्या कहते हैं, क्यों पढ़ते हैं, तो हम संक्षिप्त कहते हैं, संक्षिप्त, संक्षिप्त या संक्षिप्तीकरण, संक्षिप्त या संक्षिप्तीकरण। समास हमारा क्या है, शब्दों का संक्षिप्तीकरण है, यानी शॉर्ट करता है, यानी जोड़ता है। या देखिए इतना हमारा लंबा चौड़ा राजकुमार राजा कुमार लिख रहे हैं, उसे शॉर्ट क्या किए, तो हमारा हो गया राजकुमार, छोटा हो गया। तो ये हमारा राजकुमार जो बन गया ये क्या हो गया, संक्षिप्त हो गया। तो पूछा जाता है कि समास के अंतर्गत क्या आता है, तो समास को और भी संक्षिप्तीकरण के नाम से या संक्षेप के नाम से जाना जाता है। आशा है कि आप लोग को इतने सरल ढंग से देखिए स्टूडेंट्स, आपने जाना समस्त पद अर्थात क्या, पूरा पद। पूरा पद क्या, राजकुमार हमारा पूरा पद है, समासिक शब्द है। इसमें दो शब्द हैं, राज और कुमार, राज और कुमार। तो राज में हमारा पूर्व पद है, कुमार क्या, उत्तर पद है। दोनों मिलने पर क्या बन गया, जो हमारा समास संक्षिप्त हुआ राजकुमार। इसका समास विग्रह क्या है, तो राजा का कुमार, राजा का कुमार, समास विग्रह। नेक्स्ट आगे देखिए, समास का जो भेद होते हैं उसका खंडन किस प्रकार से किया गया है, जो आपको समझने में इस स्लाइड के माध्यम से इतना सरल ढंग से आप समास को पकड़ लीजिएगा कि ऐसा और बुक में आसानी से मिलने वाला नहीं। देखिए कितने आसान तरीके से आपको यहाँ समझाया जा रहा है, जो आपको स्लाइड दिया गया है, जो क्या है, तो प्रधानता के आधार पर। समास में हमेशा शब्द आता है क्या, प्रधानता के बारे में, पूर्व पद प्रधान है कि उत्तर पद प्रधान है या अन्य पद प्रधान है, कौन से पद कैसे प्रधान है, जो आपको प्रधानता के आधार पर आपको एक शॉर्ट तरीके से पूरा सारांश आपको दिया गया। आप इतना रिवाइज करके आप पूरे समास को मुट्ठी में ले सकते हैं, अर्थात कब्जा में ले सकते हैं। इतना से ही आपको सारा एग्जाम में क्वेश्चन डील हो जाएगा। देखिए प्रधानता के आधार पर हमारा जो समास के भेद होते हैं वो कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। प्रधानता के आधार पे 4, आपको एग्जाम में पूछा नहीं जाता लेकिन आपको बांटा गया शॉर्ट करने के लिए, अच्छी तरह से पकड़ बनाने के लिए। ऐसे समास में कितने भेद होते हैं, तो आपको जब भी आएगा सवाल में हमेशा बताइएगा 6 भेद होते हैं। कौन भेद होते हैं, तो हमारा अव्ययभाव समास होते हैं, द्वंद्व समास होते हैं, बहुव्रीहि समास होते हैं, तत्पुरुष समास होते हैं, कर्मधारय समास होते हैं और एक दिग्गज समास होते हैं। ये हमारा 6 समास होते हैं।
6 समास, समास के कितने भेद? समास के 6 भेद। प्रधानता के आधार पर समास के कितने भेद? 4 भेद। क्यों? क्योंकि तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही कर्मधारय समास और द्विगु समास आता है। तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही हमारा क्या? द्विगु समास, सॉरी, तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही हमारा द्विगु समास और कर्मधारय समास आता है। देखिए इसमें प्रधानता के आधार पर में क्या आता है? जो हमारा दिया गया है पहला समास अव्ययीभाव समास। हमारा पहला समास क्या है? अव्ययीभाव समास है। अव्ययीभाव समास में पूर्व पद प्रधान होते हैं। आ गया पूर्व पद, आपको पहले बताया गया था कि आपको कहाँ समस्या उत्पन्न होगा? पूर्व पद प्रधान और क्या होगा? तो अन्य पद। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में ए पूर्व पद है। पूर्व पद, पूर्व पद को हम क्या कह सकते हैं? इसका पहला पद कहते हैं। बच्चा को समझने में यहाँ दिक्कत होता है। पूर्व पद अर्थात पहला पद, उत्तर पद अर्थात बाद वाला पद, बाद वाला पद, उत्तर पद बाद वाला पद, या इसे पूर्व पद पहला पद, उत्तर पद बाद वाला पद। अगर कहीं इसकी भी चर्चा ना हो, इसकी भी चर्चा ना हो, अर्थात क्या? पूर्व पद की चर्चा ना हो, अर्थात क्या? उत्तर पद की चर्चा ना हो, तो हाँ एक क्या आएगा? अन्य पद आता है। अन्य पद आता है। अन्य पद मीन्स क्या? ना इसकी चर्चा रहेगी ना इसकी चर्चा रहेगी। आने वाला आपको परिभाषा में आएगा कि अन्य पद प्रधान हो। अन्य पद के मतलब क्या? इसकी चर्चा नहीं, इसका चर्चा नहीं, कोई और चीज का चर्चा होगा, यानी और अन्य पद होगा। अर्थात क्या? ये दोनों शब्द मिलेंगे, मिलने के बाद एक आपको नया शब्द बनेगा, और नया शब्द कब बनेगा? लेकिन उसका सेंस और अर्थ अलग निकलेगा। अलग निकलने पर उसे क्या कहते हैं? अन्य पद। क्या कहेंगे? अन्य पद। आपने जाना पूर्व पद के बारे में, पूर्व पद के बारे में, उत्तर पद के बारे में और अन्य पद के बारे में। देखिए आपका यहाँ क्या अव्ययभाव समास जो चल रहा है, अव्ययभाव समास में जो पूर्व पद प्रधान होते हैं, यानी अर्थात पहला पद प्रधान होते हैं। कैसे होते हैं? तो इसको पकड़ने के लिए सवाल में भी पूछा जाता है। पूर्व पद क्या होगा? उपसर्ग होगा। पहला पद क्या होगा? उपसर्ग होगा या अव्यय होगा। उपसर्ग और अव्यय की परिभाषा आपको आगे मिल जाएगी। क्या है? पूर्व पद, उपसर्ग, पूर्व पद, उपसर्ग और अव्यय। अव्यय में क्या होता है? वैसा शब्द, कोई आपको सार्थक शब्द है, उस शब्द के आगे एक शब्द जुड़ता है, वह जो शब्द होता है ना, वो जो शब्द होता है ना एक वचन में आएगा ना बहुवचन में आएगा ना लिंग में परिवर्तन होगा। जो शब्द रहेगा वही रहेगा, कोई बदलाव नहीं होती है। वैसे शब्द को क्या कहते हैं? वैसे शब्द को अव्यय कहते हैं। सर उपसर्ग और अव्यय। उपसर्ग शब्द के पहले लगने वाले शब्द उपसर्ग कहलाते हैं। प्रत्यय शब्द के बाद लगने वाले शब्द प्रत्यय कहलाते हैं। इसमें क्या है? उपसर्ग और प्रत्यय नहीं, अर्थात क्या है? आपकी चर्चाएं उपसर्ग की है, उपसर्ग की और अव्यय की। अब एक बार मैंने बताया, जैसे आपको ये यथा विधि है, यथा विधि। यथा विधि में क्या है? जो विधि हमारा शब्द है, ये जो विधि आप देख रहे हैं, विधि हमारा जो शब्द है, विधि में क्या जुटा हुआ? यथा। यथा जो हमारा है वो हमारा क्या है? तो यही हमारा अव्यय है। क्या है? यही हमारा यथा जो शब्द है अव्यय है। अब विधि में जो सार्थक शब्द है, विधि में यथा जुटा, तो यथा जुटने के बाद यथा विधि हो गया। यथा विधि हो गया तो हमारा क्या बन गया? हमारा अव्ययभाव समास बन गया। क्या बन गया? अव्ययभाव समास बन गया। और अव्ययभाव समास में क्या आता है कि यथा, यथा या उपसर्ग हो या अव्यय हो। अगर उपसर्ग या अव्यय ये दोनों में से हैं तो हमारा अव्ययभाव समास है, अन्यथा कोई और समास होगा। इसका क्या होता है? विधि के अनुसार। ये विधि के अनुसार क्या है? विग्रह है, समास का विग्रह। यथा विधि, यथा विधि शब्द का समास विग्रह क्या है? तब विधि के अनुसार अर्थात नियम के अनुसार। आजन्म, जन्म में क्या जुटा हुआ है? देखिए जन्म में आ जुटा हुआ है, आ जन्म, तो आ हमारा क्या है? हमारा उपसर्ग है। आ हमारा क्या है? उपसर्ग है। तो जन्म में, जन्म में पर आ ऐसे सब, ऐसे आ पर प्र नि धि ये जुटते हैं तो हमारा क्या होते हैं? ये सारे उपसर्ग होते हैं। जो हमारा जो आ जन्म में आ जुटा हुआ है तो हमारा क्या है?
जन्म से लेकर, आजन्म अर्थात क्या, जन्म से लेकर, जन्म से लेकर अर्थात क्या, अजन्म हमारा अव्ययभाव समास है। क्या है, हमारा अव्ययभाव समास है। नेक्स्ट देखिए द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, तो द्वंद्व समास में क्या होते हैं, तो द्वंद्व समास में दोनों पद की प्रधानता होती है। कौन पद की प्रधानता होती है, दोनों पद की। इसमें दो पद मिल रहे हैं, सार्थक शब्द मिल रहे हैं, तो सार्थक शब्द मिलने पर दोनों पद की यहाँ प्रधानता होती है। और दोनों पद की प्रधानता कहाँ है, तो द्वंद्व समास में है। द्वंद्व समास में पूर्व पद की प्रधानता अव्ययभाव समास में, दोनों पद की प्रधानता द्वंद्व समास में। दोनों पद की प्रधान में क्या होते हैं, तो इसमें समझने के लिए, पकड़ने के लिए एग्जाम्पल आप कैसे पकड़ सकते हैं, तो विलोम शब्द के माध्यम से। द्वंद्व समास में हमारा क्या होता है, दोनों शब्द विलोम होते हैं, एक दूसरे का विपरीत होते हैं। उसी को क्या कहते हैं, उसी को हम पूरक शब्द कहते हैं। पूरक शब्द के अर्थात पहला वाला शब्द है, उसी के आधार पर दूसरा शब्द होगा, यानी कि तीसरा शब्द होगा। जैसे माता पिता, तो माता पिता, माता होंगे तो पिता होंगे, पिता होंगे तो माता होंगे, अर्थात क्या, माता का उल्टा पिता, पिता का उल्टा माता। तो ये हमारा दोनों जो शब्द हैं ये क्या है, विलोम है, एक दूसरे का क्या है, पूरक है। अर्थात क्या, माता पिता हमारा कौन समास हो जाएगा, तो माता पिता हमारा द्वंद्व समास हो जाएगा। माता पिता अर्थात माता और पिता, माता और पिता। दिन रात, दिन का उल्टा रात, रात का उल्टा दिन, दिन का उल्टा रात, रात का उल्टा दिन, ये दोनों एक दूसरे का पूरक भी है। दिन होगा तो रात होगा, रात होगा तो दिन होगा, दोनों के बिना नहीं चलने वाला। अर्थात क्या है, दिन और रात, ये हमारा दोनों क्या हो जाएंगे, शब्द द्वंद्व समास हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे दोस्त, द्वंद्व समास हो जाएंगे। अर्थात दिन और रात द्वंद्व समास। ऐसे शब्द और कुछ बच्चे क्या करते हैं पकड़ने के लिए कि द्वंद्व समास में क्या होते हैं, तो ये हमारा योजक चिन्ह, अर्थात क्या है, योजक चिन्ह, हाइफन जो माइनस का चिन्ह लगा हुआ रहता है, इससे पकड़ते हैं क्या कि हमारा ये कौन समास है, तो ये हमारा द्वंद्व समास है। अगर ऐसा रूल लेके चलिएगा तो आपके साथ बहुत सारी घटनाएं घट सकती है, अर्थात आपके नंबर कट सकते हैं। आपके अव्ययभाव समास में ऐसा एग्जाम्पल आ जाएगा जिसमें आपको योजक चिन्ह लगा रहेगा, लेकिन क्या रहेंगे, अव्ययभाव समास में रहेंगे। इसलिए इसे आप ना पकड़िएगा, देखना है समझने के लिए कि हम द्वंद्व समास कैसे हम जानेंगे, तो क्या हो, एक दूसरे का विलोम शब्द हो, और क्या हो, या एक दूसरे का पूरक हो, तो हमारा क्या है, द्वंद्व समास है। नेक्स्ट बहुव्रीहि समास क्या है, बहुव्रीहि समास के अंतर्गत क्या होता है, दोनों पद अप्रधान होते हैं। क्या होते हैं, दोनों पद अप्रधान होते हैं। अप्रधान कहने का अर्थ क्या, अन्य पद प्रधान होगा। देखिएगा, दोनों पद अप्रधान, अप्रधान की मीन्स क्या, ना पहला पद प्रधान रहेगा ना दूसरा पद प्रधान रहेगा, इसमें क्या रहेगा, तीसरा पद नहीं, अर्थात तीसरा के मतलब अन्य पद प्रधान होंगे, अन्य पद प्रधान होंगे। यही आपको दिया गया, अन्य पद अर्थात मुख्य होता है, अन्य पद क्या होते हैं, तो प्रधान होते हैं। जैसे नील और कंठ, तो हमारा सार्थक शब्द है, नील और कंठ, ये दोनों शब्द नील और कंठ मिलने पर हमारा क्या बना, नीलकंठ। क्या बना, नीलकंठ। तो नीलकंठ, इसका समास विग्रह क्या होता है, नीला है कंठ जिसका, नीला है कंठ जिसका, अर्थात कौन, शिव, हमारे शिव भगवान। तो नीलकंठ बोलेंगे तो हमारा क्या, ना इसका पद प्रधान हुआ नील का, ना कंठ का, तीसरा पद क्या आ गया हमारा, शिव। जो शिव आए हमारा क्या है, तो हमारा बहुव्रीहि समास है। शिव हमारा क्या है, बहुव्रीहि समास है, क्योंकि शिव क्या निकलता है, अन्य पद निकलता है। इसलिए जहां नीलकंठ आता है या और भी शब्द आएंगे जिसमें अन्य पद की जहां प्रधानता होगी, तो हमारा कौन सा शब्द होगा, तो हमारा बहुव्रीहि समास होंगे। नेक्स्ट तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास में क्या है, तो तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होते हैं। कौन से पद प्रधान होते हैं, उत्तर पद प्रधान होते हैं, अर्थात बाद वाला पद। जैसे राजपुत्र, आपका शब्द क्या है, जैसे में राजपुत्र, समास विग्रह राजा का पुत्र, राजा का पुत्र।
तो राजपुत्र है, तो क्या है? पुत्र। किसका पुत्र? तो राजा का पुत्र, अर्थात राजपुत्र, राजा का पुत्र। तो हमारा उत्तर पद अर्थात जो पुत्र हमारा आ रहे हैं, पुत्र की प्रधानता है, यानी बाद वाले शब्द की प्रधानता है। देशभक्ति, किसके लिए भक्ति? देश के लिए भक्ति, यानी भक्ति किसके लिए? भक्ति तो देश के लिए भक्ति। जो हमारी भक्ति हो रही, किसकी भक्ति हो रही है? देश की। देश अगर भक्ति हटा दिया जाए तो देश आपको रहेगा, देश रहेगा तो भक्ति की कोई चर्चा नहीं होगी। अर्थात क्या? बाद वाले जो पद हैं उनकी प्रधानता हो रही है। देशभक्ति यानी देश के लिए भक्ति, अर्थात क्या? बाद वाले पद की प्रधानता। नेक्स्ट देखिए, तत्पुरुष में हमारे दो समास हैं, कर्मधारय समास और द्विगु समास। कर्मधारय समास और द्विगु समास। द्विगु समास हमारे क्या हैं? द्विगु सभी बच्चे का लॉलीपॉप समास कौन? द्विगु समास, जो आसानी से पकड़ा जाता है, समझा जाता है। क्या होते हैं? पूर्व पद, पहला पद संख्यावाची होते हैं। पूर्व पद क्या होते हैं? संख्यावाची होते हैं। अर्थात जो शब्द आएगा, ये जो पद आएगा उसमें संख्या यानी नंबर सिस्टम, संख्या से संबंधित शब्द जुड़ा हुआ रहेगा। उसे क्या कहेंगे? जैसे हम कहेंगे पूर्व पद संख्यावाची अर्थात द्विगु समास कहेंगे। क्या कहेंगे? द्विगु समास कहेंगे। जैसे नवग्रह, नवग्रह तो ग्रह, ग्रह कितने? नव, नव अर्थात क्या? 9। कितने? 9 ग्रहों का समूह, नवग्रह 9 ग्रहों का समूह। ये हमारा क्या है? तो द्विगु समास है। क्या है? द्विगु समास है। नेक्स्ट लास्ट हमारा बचा कर्मधारय समास। ये हमारा लास्ट है क्या? कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास देखिए कितने आसानी से आप पकड़ पाते हैं। इसमें दोनों पद क्या होते हैं? तो इसमें दोनों पद, कर्मधारय समास में दोनों पद विशेषण विशेष होते हैं। क्या होते हैं? विशेषण और विशेष, या उपमेय उपमान। उपमेय उपमान, विशेषण विशेष या उपमेय उपमान। आप लोग विशेषण पढ़े हैं, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है, उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण आप पढ़े हैं, विशेष जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द क्या? विशेष। विशेषण विशेष, उपमेय उपमान यानी क्या? जैसे आपको दिया गया है, नीला है जो कमल, नीला है जो कमल, नीला है यानी कलर कैसा? नीला है। और कमल की चर्चा हो रही है, किसकी हो रही? कमल की हो रही है। इसमें विशेषण विशेष की चर्चा हो रही है, अर्थात क्या? हमारा कर्मधारय समास है। कौन समास है? कर्मधारय समास है। सद्भावना, सद्भावना अर्थात क्या? कैसी भावना? अच्छी है जो भावना, अच्छी है जो भावना, अर्थात क्या? विशेषण विशेष हमारा कौन है? तो कर्मधारय समास है। नेक्स्ट देखिए, जो आपको बताया गया था पहले, प्रधानता के आधार पर समास कितने? 4। ऐसे समास के कितने भेद? 6। समास के कितने भेद? 6। जब ये एग्जाम में पूछा जाए प्रधानता के आधार पर समास कितने होते हैं, तो 4। समास के कितने भेद होते हैं? 6। कौन कौन? अव्ययभाव समास, द्विगु समास, अव्ययभाव समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास। ये हमारे कितने समास हैं? 6 समास हैं। ये हमारे समास के 6 भेद। नेक्स्ट समास से संबंधित जो कुछ बातें हैं, खासियत है, वो देखिए। जब दो शब्दों के बीच, कितने शब्द? जब दो शब्दों के बीच में क्या होती है? विभक्ति की। अब आपको एक नया शब्द आ गया, विभक्ति। दो शब्दों के बीच विभक्ति का लोप होता है। लोप मीन्स होता है क्या? छिप जाना, गायब हो जाना। दो शब्दों के बीच विभक्ति का लोप होना अर्थात छिप जाना, यानी लोप कर यानी छिपा कर जो छोटा रूप बनाता है। यानी दो शब्द है, दो से अधिक शब्द है, उसके बीच में जो विभक्ति चिन्ह आती है उससे क्या करते हैं? उसे हटाते हैं। हटाकर नया शब्द जो बनता है उसी को हम समास या समासपद कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? समास या समासपद कहते हैं। जैसे रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर, यहाँ हमारा विभक्ति चिन्ह क्या है? के लिए। जो के लिए हमारा क्या है?
विभक्ति विभक्ति चिन्ह है। रसोई के लिए घर अर्थात क्या, के लिए, तो के लिए हमारा क्या है, विभक्ति है। तो इस विभक्ति को हटाकर क्या करते हैं, रसोई घर जोड़ते हैं, रसोई का घर अर्थात रसोई घर। जो हमारा रसोई घर है ये हमारा कौन सा, ये रसोई जो घर है, रसोई के लिए घर हमारा कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास है, ये हमारा रसोई घर समास बन गया। यहाँ क्या हो गया, के लिए जो विभक्ति चिन्ह है वह उसका लोप हो गया। समास क्या है, शॉर्ट रूप से समझने के लिए सम प्लस आस, सम प्लस आस समास। सम प्लस आस, सम मीन्स क्या होता है, पास, पास मीन्स क्या, नजदीक आना, शब्दों का क्या होना, मेल होना, पास होना। सम मतलब पास, आस मतलब बैठना, नहीं पास आकर क्या होना, बैठना। जैसा कि आपने देखा रसोई और घर दोनों पास आकर बैठ गया, चिपक गया, अर्थात क्या हो गया, रसोई घर। तो इतना रसोई के लिए घर, इतने शब्दों को साथ मिलाने पर हमारा बना रसोई घर, अर्थात संक्षिप्त हो गया, आकर चिपक गया। तो जब चिपक गया, छोटा हो गया, तो इसी कहते हैं जो समास जो होता है, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, छोटा रूप होता है। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, छोटा रूप होता है। उसी को कहते हैं संक्षेपण, संक्षिप्त करना, छोटा रूप करना, क्या है, संक्षेपण है। यानी संक्षिप्त समास क्या है, शब्दों का संक्षिप्तीकरण करता है। समास विग्रह क्या है, तो समास विग्रह के बारे में जानिए। देखिए समास विग्रह क्या है, तो किसी समस्त पद, समस्त पद अर्थात कोई पूरा पद अर्थात समासिक शब्द को उसके विभिन्न पदों, विभिन्न सहित पृथक करने की क्रिया। जितना भी पूरा पद है उस सारे पद को पृथककरण करते हैं, तोड़ते हैं, खंड करते हैं, यानी विभक्ति सहित, क्या, विभक्ति के साथ जब तोड़ा जाता है। जैसे आपको तोड़ा गया, रसोई घर है तो रसोई के लिए शब्द का प्रयोग किए, तोड़ा गया, अर्थात क्या, विभक्ति सहित पृथक करने की क्रिया जो होती है वह समास का विग्रह कहलाता है। क्या कहलाता है, समास का विग्रह कहलाता है। जैसे आपको विद्यालय है, जैसे क्या है, विद्यालय है, तो विद्यालय में क्या आएगा, तो इसे हम समास जब विग्रह कर रहे हैं तो विद्या के लिए आलय, विद्या के लिए आलय, आलय मीन्स घर, किसका घर, तो विद्या के लिए, विद्या के लिए आलय अर्थात विद्यालय, ये हमारा क्या हो गया, समास विग्रह हो गया, समास विग्रह। ये संक्षिप्तीकरण, संक्षिप्त समास, और समास के लिए सॉरी, विद्या के लिए आलय, विद्यालय, विद्यालय हमारा क्या, विद्या के लिए आलय हमारा समास विग्रह। समास कितने प्रकार के होते हैं, समास 6 प्रकार के होते हैं, आपको पहले ही बताया गया, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आगे, पहला हमारा क्या है, पहला जो समास है वो हमारा अव्ययभाव समास है। कौन सा समास है, अव्ययभाव समास है। अव्ययभाव समास में क्या होता है, जो आपको पहले बताया गया, इसमें जिस समास का ना तो प्रथम पद प्रधान होता है, अव्ययभाव समास में हमारा क्या है, तो जिस समास का पहला पद प्रधान होता है। अव्ययभाव समास में क्या होता है, पहला पद प्रधान होती है, अर्थात जिस समास का पहला पद प्रधान हो और क्या हो, अव्यय हो या उपसर्ग हो, अव्यय हो या उपसर्ग हो, वह समास हमारा क्या होगा, तो वह समास हमारा अव्ययभाव समास होगा। पहला पद क्या हो, पहला पद प्रधान हो अर्थात पहला पद उपसर्ग लगा हुआ हो या अव्यय से जुड़ा हुआ हो। अव्यय क्या है वो देखिए, जो आपको पहले बताया गया था। अव्यय कौन सा शब्द होता है, क्या होता है, यानी वैसा शब्द जो लिंग वचन कारक और काल, वैसा शब्द जो लिंग वचन कारक और काल जो भी हो उसके अनुसार परिवर्तित नहीं होते हैं, उसके अनुसार बदलते नहीं है, उसके अनुसार परिवर्तित नहीं होते हैं, परिवर्तित नहीं होते हैं, वैसे शब्द क्या कहलाएंगे, अव्यय कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, अव्यय कहलाएंगे। जैसे यथाकर्म, यथा क्या है, हमारा अव्यय है। यथाशीघ्र क्या है, यथा क्या है, अव्यय है। प्रतिदिन, प्रतिदिन हमारा क्या है, प्रतिदिन में प्रति हमारा जो शब्द है क्या है, उपसर्ग है। प्रतिक्षण, प्रतिक्षण में हमारा प्रति क्या है, तो उपसर्ग है। यथाविधि, यथा अव्यय, या यथेचे, यथे, यथेच्छा, यथेच्छा क्या है,
इसमें आपको या उपसर्ग लगा हुआ है। प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष में प्रति शब्द जुटा हुआ है, तो प्रति हमारा क्या है, तो उपसर्ग है। प्रति क्या है, उपसर्ग है। प्रत्येक, प्रति जोड़ एक, प्रत्येक, इसमें प्रति में क्या, प्रत्येक में भी हमारा उपसर्ग है। ये सारे जो शब्द हैं अव्ययभाव समास हैं, और ये सारे जो शब्द का क्या दिया गया है, समास का विग्रह दिया गया है, समास का विग्रह, समास का विग्रह। जैसे यथाशीघ्र, यथाकर्म, यथाकर्म अर्थात कर्म के अनुसार, यथाशीघ्र जितना शीघ्र हो, जितना जल्दी हो, प्रतिदिन अर्थात प्रत्येक दिन, प्रतिक्षण, प्रत्येक क्षण हर पल, यथाविधि विधि के अनुसार, यथेच्छा इच्छा के अनुसार, प्रत्यक्ष यानी अच्छे के आगे, प्रत्येक हर एक दिन, प्रत्येक हर एक दिन। नेक्स्ट अव्ययभाव समास से संबंधित जो आपको बताया गया था जस्ट पहले कि आप जो हाइफन का प्रयोग करते हैं अर्थात योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, देख लीजिए आपके सामने योजक चिन्ह लगा हुआ है। इसलिए कहा जाता है कि आप अगर योजक चिन्ह को लेकर आगे बनाते हैं, पढ़ते हैं, तो हो सकता है वह कहीं द्विगु समास में द्वंद्व समास में जा सकता है और अव्ययभाव समास में भी आ सकता है। इसलिए आप लोग यहाँ विशेष रूप से समझ जाइए ताकि आने वाले एग्जाम में आप गलतियां ना करें। देखिए, जिस समास का पहला पद यथा या प्रति से शुरू होता है, वैसा समास जिस समास में पहला पद क्या यथा या प्रति से शुरू होता है वो हमेशा सदैव क्या होता है, अव्ययभाव समास होता है। आपका एक शॉर्ट ट्रिक आ गया कि जहां देखें जिस शब्द में यथा लगा हुआ हो या प्रति लगा हुआ हो तो हमारा कौन समास है, तो वह हमारा अव्ययभाव समास है। नेक्स्ट, एक शब्द दो बार आए, कितने बार आए, एक शब्द दो बार आए और वह शब्द अव्यय की तरह कार्य करे। अव्यय की तरह कार्य के अर्थात क्या है, या कोई काल हो, कोई वचन हो, उसमें कोई बदलाव परिवर्तन ना हो, यानी अव्यय की तरह काम करे, तो हमारा वह समास कौन होगा, तो वह हमारा समास अव्ययभाव समास होगा। जैसे साफ साफ, साफ साफ सेम शब्द आ रहे हैं, कौन शब्द आ रहे हैं, सेम शब्द आ रहे हैं, साफ साफ। आपका विलोम शब्द नहीं है, एक दूसरे का पूरक शब्द नहीं है, हमारा कौन है, सेम शब्दों का रिपीट हो रही है, साफ साफ। यहाँ वही दिया गया, एक शब्द क्या हो, बार बार आए। जब बार बार आ रहा है, बार बार हमारा जो शब्द आ रहा है वो हमारा कौन सा समास है, तो वो हमारा अव्ययभाव समास है। जैसे साफ साफ, साफ के बाद साफ, घर घर, प्रत्येक घर, हाथों हाथ, हाथ एक हाथ से दूसरे हाथ तक, बीचों बीच, बीचों बीच अर्थात ठीक बीच में, कानो कान, कानो कान जो आप शब्द सुनते हैं कानो कान, क्या होता है, कानो कान, कान के कान ही कान में, अनेक बात दूसरे कान के बीच में जाता है, वो कान ही कान। सुना सुनी, सुनने के बाद सुनना, घड़ी घड़ी अर्थात हर घड़ी, चला चली अर्थात चलने के बाद चलना, चला चली, एकाएक अर्थात एक के बाद एक, एकाएक। तो आप इसमें क्या देख रहे हैं, इसी में आपका हाइफन चिन्ह लगा हुआ है। जैसे देखिए यहाँ यहाँ यहाँ, ये सब सारे हाथ हाथ में, घर घर में, बीचों बीच में, घड़ी घड़ी में। तो हाइफन चिन्ह आपको बच्चे अगर कितना देखते हैं, ये कौन समास है, तो द्वंद्व समास में लगा देते हैं। द्वंद्व समास नहीं है, क्या है, आपका अव्ययभाव समास है। अगर एक दूसरे का विलोम होता या एक दूसरे का पूरक होता तो हमारा कौन समास होता, द्वंद्व समास होता। इसलिए आप लोग ऐसा गलती नहीं कीजिएगा। नेक्स्ट हमारा द्वंद्व समास, आपने सभी समास के बारे में देखा, जिसमें पहला समास हमारा क्या था, अव्ययभाव समास। हमारा दूसरा क्या है, द्वंद्व समास है। कौन समास है, द्वंद्व समास है, जो आपको सारा कंफ्यूजन दूर होगा। द्वंद्व समास में क्या होते हैं, तो द्वंद्व समास शब्द का अर्थ क्या होता है, जोड़ा। द्वंद्व समास का अर्थ क्या होता है, जोड़ा, यानी एक दूसरे का जोड़ा रहेगा, एक दूसरे का विलोम शब्द रहेंगे, एक दूसरे का पूरक शब्द रहेंगे, तो हमारा क्या है, द्वंद्व समास है।
जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, वैसा वैसा समास जिसमें दोनों पद प्रधान हो, प्रमुख हो, हमारा द्वंद्व समास होगा। इस समास का विग्रह करने पर, और आप खंडन करते हैं समास को, विग्रह करते हैं, तो विग्रह करने पर और शब्द आएंगे, या शब्द आएगा, और या न तो या का प्रयोग किया जाता है, और या का प्रयोग है तो वो हमारा क्या है, द्वंद्व समास है। यहाँ एक नोट दिया गया है, नोट में देखिए क्या है, 1 से लेकर 9 तक सभी पूर्ण संख्याएं को, 1 से लेकर 9 तक सभी पूर्ण संख्याओं को छोड़कर, 1 से लेकर 9 तक सभी पूर्ण संख्याओं को छोड़कर अपूर्ण संख्या, ऐसी संख्या अपूर्ण संख्या भी द्वंद्व समास कहलाता है। अपूर्ण संख्या भी क्या कहलाता है, द्वंद्व समास कहलाता है। जिसमें जैसे दिया गया 45, 93, 25, 86, 45 अर्थात 40 और 5 कितना होते हैं, 45 होते हैं। 93, 90 और 3 93, और जो शब्द लग रहे हैं ये हमारा क्या है, ये सारे और लगने पर हमारा कौन समास हो रहा है, द्वंद्व समास हो रहा है। 46, 25, 93, 45, इसमें बच्चे कहाँ गलती करते हैं, इसमें बच्चे गलती करते हैं कि संख्या वाला शब्द है, क्या लगाएंगे, द्विगु लगाएंगे। ये देखिए द्विगु नहीं, क्या होगा, हमारा द्वंद्व समास होगा। 45 हो, 93 हो, या 25 हो, 86 हो, इसको यहाँ दिया गया 1 से लेकर 9 तक सभी पूर्ण संख्याओं को छोड़ देते हैं, बाकी जो अपूर्ण संख्या है वो क्या होते हैं, वो द्वंद्व समास के अंतर्गत रहता है। नेक्स्ट आगे, माता पिता जो एक दूसरे का विलोम है, माता और पिता एक दूसरे का क्या है, प्रधान है, यानी पहला पद भी प्रधान और दूसरा पद भी प्रधान। यहाँ भी देखिए 40 भी प्रधान और 5 भी प्रधान, 90 प्रधान, 3 प्रधान, दोनों पद प्रधान है, तो हमारा क्या है, हमारा द्वंद्व समास है। दाल रोटी, दाल और रोटी, ये हमारा दाल और रोटी क्या है, दोनों पद प्रधान है। अन्न जल, जल अन्न, जहां प्रयोग करते दोनों साथ होती है, अन्न और जल। भला बुरा, भला और बुरा, जहां भला है वहां बुरा है, एक दूसरे का विलोम शब्द है, अर्थात हमारा क्या है, द्वंद्व समास है। नेक्स्ट, इसके अंतर्गत क्या है, यदि पदों की संख्या 3 बार हो, यदि पदों की संख्या सेम पद 3 बार हो, पदों की संख्या क्या हो, पदों की संख्या 3 बार हो, वह समास विग्रह किस प्रकार से करेंगे और कौन सा समास में आएगा, तो हमारा वह समास द्वंद्व समास में आएगा। जैसे आपको दिया है लाल पाल वाल, लाल पाल बाल, लाल पाल और बाल, रोटी कपड़ा मकान, हाइफन है, रोटी कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा मकान, रोटी कौमा कपड़ा और मकान, कौन समास, द्वंद्व समास। तन मन धन, 3 बार शब्द आ रहे हैं, तन हाइफन मन हाइफन धन, तन मन धन, क्या है, तन मन और धन। हाथी घोड़ा पालकी, हाथी घोड़ा पालकी, हाथी कौमा घोड़ा और पालकी। देखिए हम यहाँ आपका क्या है, 3 शब्द आ रहे हैं योजक चिन्ह के साथ, जहां 3 शब्द आते हैं वहां हमारा कौन समास होता है, द्वंद्व समास होता है। 3 शब्द द्वंद्व समास, अगर सेम शब्द 2 बार आए तो हमारा अव्ययभाव समास, जैसे इसके पहले आपने देखा साफ साफ। नेक्स्ट आगे यहाँ नोट दिया गया वैकल्पिक द्वंद्व के रूप में क्या, कि द्वंद्व के इस उपभेद में जो पद होते हैं एक दूसरे का विलोमार्थी होते हैं, यानी विलोम होता है। उदाहरण के साथ देखा जाए तो इसके बीच में जब हम क्या करते हैं, विग्रह करते हैं, तब विग्रह करते समय पदों के बीच में या अथवा लिख देते हैं। जब हम द्वंद्व समास का प्रयोग क्या करते हैं, विग्रह करते हैं, तो बीच में क्या अथवा या लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं, ये 3 शब्द वाले में लिखेंगे, ऐसा नहीं कि हम लोग इसमें लिखेंगे, इसमें और शब्द का प्रयोग होगा, किसका होगा, और का प्रयोग होगा समास विग्रह में, पर इसमें क्या रहेगा, इसमें या का प्रयोग होगा, या अथवा का प्रयोग किया जाएगा, अथवा। अथवा का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, जैसे सुख दुख, सुख या दुख, पाप पुण्य, पाप या पुण्य, राग विराग, राग या विराग,
आजकल, आज या कल, भला बुरा, भला या बुरा, सत्यासत, सत्य या असत्य। संख्यावाचक वैकल्पिक द्वंद्व में क्या आता है? इसमें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण भी कभी कभी संज्ञा के समान प्रयुक्त होते हैं। क्या होते हैं? अनिश्चित संख्यावाचक, वैकल्पिक तौर पर माना जाता है। नेक्स्ट हमारा थर्ड है बहुव्रीहि समास। थर्ड नंबर में क्या है? बहुव्रीहि समास। तो बहुव्रीहि समास क्या है? जो देखोगे आप लोग, जिस समास का ना तो प्रथम पद प्रधान होता है और ना ही दूसरा पद, वैसा समास जिसमें ना पहला पद प्रधान हो ना ही दूसरा पद प्रधान हो, तो हमारा कौन समास होगा? तो वह समास हमारा बहुव्रीहि समास होगा। क्या होगा? बहुव्रीहि समास होगा। अर्थात क्या? देखिए, ना जिस समास का ना तो प्रथम पद प्रधान है और ना ही द्वितीय पद अर्थात क्या? दूसरा पद या अन्य पद प्रधान है। ना प्रथम पद प्रधान है ना दूसरा पद प्रधान है, अर्थात क्या है? उसका कोई अन्य अर्थ निकलता है। क्या निकलता है? कोई तीसरा अन्य अर्थ निकलता है। जब अन्य अर्थ निकलेगा तो वह हमारा कौन समास होगा? तो वो हमारा बहुव्रीहि समास होंगे। कौन समास होंगे? बहुव्रीहि समास होंगे। इस समास का विग्रह करने वाला, जब विग्रह किया जाता है तो करने वाला है जो या जिसका, है जो, है जो या जिसका या जिसकी या जिसके या वह, इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। जब समास का विग्रह करते हैं तो है करने वाला, है जो, जिसका या जिसकी या जिसके या वह का प्रयोग करते हैं। जैसे में आप लोग देखेंगे त्रिनेत्र, त्रिनेत्र, तीन है नेत्र जिसके। कितने नेत्र? तीन है नेत्र जिसके, अर्थात कौन? शिव। शिव भगवान के कितने नेत्र होते हैं? दो आंख एक बीच का, त्रिनेत्र, अर्थात त्रिनेत्र शिव। मुरारी, मुरारी यानी मुर का आरी, अर्थात वह कौन? कृष्ण, कृष्ण भगवान को कहा जाता है मुरारी। गिरिधर, गिरिधर, गिरि का धारण करने वाला, गिरि का धारण करने वाला कौन? श्री कृष्ण, कृष्ण। दशानन, दशानन में क्या है? 10 है आनंद जिसके, 10 है आनंद जिसके, अर्थात कौन? रावण। आनंद मीन्स क्या? मुड़ी, माथा। अब कितने इनके 10 आनंद हैं, माथे हैं, तो रावण का। गजानन, गजानन में क्या? गज का आनंद है जिसका, अर्थात कौन? गणेश। यानी गज का आनंद मीन्स क्या? गज, गजा मीन्स हाथी, हाथी का जो जिसके पास मुड़ी है, अर्थात कौन? श्री गणेश, गणेश। दिगंबर, दिशाएं ही है जिसका, अंबर ऐसा हुआ, अर्थात दिगंबर। घनश्याम में तो घन, घन जैसा है श्याम, श्याम अर्थात कौन? कृष्ण। घन श्याम, घन जैसा श्याम है वह कौन? तो श्री कृष्ण। तो आज जो श्री कृष्ण आ रहा है, गणेश आ रहा है, रावण आ रहे हैं, कृष्ण आ रहे हैं। या देखिए पीताम्बर, पीताम्बर में पीत है, अंबर जिसका, वस्त्र जिसका कैसा है? पीला है। वह कौन कौन भगवान है? तो हमारा विष्णु भगवान है। विष्णु का अन्य पद का प्रधानता आ रही है। इस बहुव्रीहि समास में अधिकांश जो आते हैं देवी देवताओं के नाम आ रहे हैं, अन्य पद की प्रधानता आता है, इसे भी आप पढ़ सकते हैं। और एक खासियत कुछ और भी है, जैसे आपको दिया गया दशानन, दशानन कौन समास? बहुव्रीहि समास। और अगर यह बहुव्रीहि ऑप्शन में आपको ना मिले तो आप दिग्गज समास भी लगा सकते हैं। कौन समास में? दिग्गज समास में। अगर आपको पहले देता बहुव्रीहि समास, दशानन कौन समास है? तो बहुव्रीहि, तो बहुव्रीहि सही है, और दिग्गु में आता है तो दिग्गु भी सही है। लेकिन प्रथम और ऑप्शन में आपको बहुव्रीहि आता है तो आपका आंसर बहुव्रीहि होगा। देखिए घनश्याम और पीताम्बर एक कर्मधारय समास और बहुव्रीहि दोनों समास में आते हैं। घनश्याम और कर्मधारय ये दोनों जो है बहुव्रीहि समास में भी आते हैं और कर्मधारय समास में भी आते हैं। बाकी सिर कटा आप जानते हैं, सिर है कटा जिसका, वह त्रिलोकी, तीन है लोग, तीनों लोगों का स्वामी। ये सब आपको सारा समास किसका है? तो बहुव्रीहि समास का एग्जाम्पल है, उदाहरण है। नेक्स्ट नंबर 4 तत्पुरुष समास।
तत्पुरुष समास में देखिए क्या है, तत्पुरुष का अर्थ है उसका आदमी जिस समास का प्रथम पद गौण हो, प्रथम पद यानी पहला पद गौण हो, गौण के अर्थात क्या, छुपा हुआ हो, नहीं पता हो कि प्रथम व्यक्ति यानी प्रथम में क्या आएगा, यानी जिस समास का वैसा समास जिसमें तत्पुरुष जो आता है उसमें आदमी का जिस समास का प्रथम पद गौण होता है, प्रथम पद गौण है तो क्या है, हमारा तत्पुरुष समास है। और द्वितीय पद प्रधान होता है, तत्पुरुष समास में क्या होता है, पहला पद गौण और दूसरा पद प्रधान है, हमारा कौन समास है, तत्पुरुष समास है। और क्या होती है तत्पुरुष समास में, तो तत्पुरुष समास में जो हमारा विभक्ति है, जो हमारा तत्पुरुष समास है, इसमें विभक्ति का लिंग या वचन या द्वितीय शब्द के कारण हमेशा ये बदलाव होता है, परिवर्तन होता है। इसके कारण तत्पुरुष समास में जो विभक्ति का जो होता है, विभक्ति का जो चिन्ह होता है वो लिंग वचन और द्वितीय शब्द के कारण क्या होता है, बदलाव होते हैं, परिवर्तन होते हैं। जैसे जेब कतरा, जेब कतरा अर्थात जेब को कतरने वाला, जेब को कतरने वाला, जेब कतरा, जेब को कतरने वाला, को हमारा क्या है, कारक, और कारक के चिन्ह के अंतर्गत आते हैं हमारा तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। अब यहाँ तत्पुरुष समास 6 प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं तत्पुरुष समास। कौन कौन, तत्पुरुष समास में कर्मधारय, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन नहीं होता, कर्ता तत्पुरुष समास नहीं होता, संबोधन नहीं होते, बाकी सारे हमारा तत्पुरुष समास में आते हैं। और सभी का विभक्ति चिन्ह आपको दिया गया है। कर्ता ने होता तो कर्ता तो यहाँ है नहीं, क्या है, कर्म को करण से या से द्वारा, के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग होना या जुदाई होना, संबंध काका के की आपको लगा रहता है, अधिकरण में पर पे, और ये सारे विभक्ति का लोप रहता है या कहीं जुड़ा हुआ रहता है, हमारा कौन है, तत्पुरुष समास है। जिसमें पहला हमारा क्या है, तो पहला हमारा कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास में क्या है, तो इस समास में दोनों पदों के बीच में क्या होती है, विभक्ति चिन्ह लुप रहता है। जैसे वनगमन, वनगमन में क्या है, वन को गमन करने वाला, वन को गमन करने वाला, को आपका चिन्ह छुपा हुआ है, गमन जाना, जाने वाला, वन वन को जाने वाला अर्थात वनगमन। चिड़ी मार, चिड़ी मार अर्थात चिड़ी को मारने वाला, को चिन्ह क्या है, को कमर तोड़, कमर को तोड़ने वाला, को दिल तोड़, दिल को तोड़ने वाला, अर्थात जो हमारा को सब आ रहे हैं शब्द, ये हमारे क्या हैं, तो ये हमारे विभक्ति चिन्ह हैं जिनका लोप रहता है। और जब हम इसका विग्रह करते हैं समास का तो मुझे जोड़ना पड़ता है। नेक्स्ट आगे देखिए, करण तत्पुरुष, करण, करण में क्या आता है, तो इस समास के अंतर्गत में पदों का जब विभक्ति में लिखा जाता है तो से या के द्वारा, से या के द्वारा, से या के द्वारा का प्रयोग रहता है। से या के द्वारा का लोप रहता है। जैसे तुलसीकृत, तुलसीकृत अर्थात क्या, तुलसी द्वारा लिखा गया, तुलसीदास के द्वारा रचित, हस्तलिखित, हाथों के द्वारा लिखा हुआ। रत्न तड़ित, रत्नों से तड़ित, ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर से प्रदत्त, ईश्वर से जुड़ा हुआ। संप्रदान तत्पुरुष में क्या आते हैं, संप्रदान तत्पुरुष में विभक्ति चिन्ह जो होता है इसका भी इसमें लोप रहता है। और विभक्ति चिन्ह है क्या, संप्रदान को के लिए, संप्रदान, संप्रदान में को के लिए, ये हमारा जो विभक्ति चिन्ह है इसका लोप रहता है, वेरा करते जुड़ता है। जैसे है रसोई घर, रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर अर्थात के लिए क्या है, यहाँ छुपा हुआ। कौन समास है, तो हमारा तत्पुरुष समास है। कौन तत्पुरुष समास है, तो संप्रदान तत्पुरुष समास है। हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री अर्थात वस्तु, तो क्या है, तो हवन सामग्री, हवन
सामग्री के लिए वस्तु तत्पुरुष समास है। रणभूमि, रण के लिए भूमि, कैसी भूमि, रण के लिए भूमि। गुरु दक्षिणा, गुरु दक्षिणा मीन्स क्या, गुरु के लिए दक्षिणा अर्थात के लिए। तो के लिए, को के लिए जो आपको शब्द आते हैं, को आ गया या के आ गया, को या के लिए जो आप हमारे शब्द आ रहे हैं, जो हमारा विभक्ति चिन्ह का लोप हो रही है, ये हमारा कौन समास है, तो संप्रदान तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट नंबर 4 में अपदान तत्पुरुष, अपदान तत्पुरुष। अपदान तत्पुरुष के अर्थ क्या, अर्थात इनका समास विग्रह जब करते हैं, इनका विभक्ति चिन्ह अपदान से जुदाई या से अलग होना, से अलग होना जो हमारा है के बीच से अलग होना, जैसे ऋण मुक्त, ऋण मुक्त, मुक्त, ऋण मुक्त अर्थात क्या, ऋण से अर्थात कर्ज से मुक्त होना। से किससे, तो कर्ज से, अर्थात ऋण से। ऋण से क्या, कर्ज था, अलग हो रहा है, छुटकारा पा रहा है, अर्थात जुदाई हो गया, अभी अलग हो गया। जाति भ्रष्ट, जाति से जुड़ा हुआ नहीं, अलग होना, जाति भ्रष्ट जाति से अलग होना। पद भ्रष्ट यानी पद से भ्रष्ट होना, पद भ्रष्ट। धर्म विमुख, धर्म से अलग होना, धर्म विमुख। तो ये हमारे जो शब्द आते हैं, हमारे किसके अंतर्गत आते हैं, तत्पुरुष के अंतर्गत आते हैं। और तत्पुरुष में हम देखते हैं क्या, जो हमारा आता है वह कारक और कारक के चिन्ह के माध्यम से हम अलग कर सकते हैं। तत्पुरुष में कौन सा कारक चिन्ह है और किसका प्रयोग हुआ है या किसका नहीं है, जो हमारा तत्पुरुष के भेद में आ जाता है। नेक्स्ट हमारा 5वां संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष के अंतर्गत क्या होता है, तो संबंध का, की, के शब्द से जुड़ा रहता है। जैसे हमारा है रामचरित्र, राम का चरित्र, राम का कैरेक्टर। नगर सेठ, नगर का सेठ। आम चूर्ण, आम का चूर्ण। राजकुमारी, राज की कुमारी। राजमाता, राज की माता। तो हमारा ये जो हमारा का की जो है, ये शब्द हमारे क्या है, संबंध कारक के अंतर्गत आते हैं, संबंध कारक के अंतर्गत आते हैं, इसलिए संबंध तत्पुरुष के अंतर्गत हम इसे मानेंगे। नोट आपको दिया गया है, संबंध तत्पुरुष की विभक्ति क्या होती है, लिंग वचन और द्वितीय शब्द के अनुसार क्या हो जाता है, बदल जाता है। नेक्स्ट हमारा है अधिकरण तत्पुरुष समास। सभी समास के अंतर्गत आएंगे, और कौन समास, तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएंगे। लेकिन समास तत्पुरुष समास के अंतर्गत जो भेद दिया गया उसके अंतर्गत में आपको ये चल रही है, जिसमें हमारा अधिकरण तत्पुरुष में क्या आता है, तो इसमें पदों के बीच में क्या होती है, मे का प्रयोग होता है। मे, पै और पर का, मे पै पर, मे पै पर, मे पै और पर का प्रयोग रहता है। जो हमारा विभक्ति चिन्ह है मे पै पर, इसका लोप रहता है। लोप अर्थात क्या, छुपा होना। जैसे कि जीव दया, जीव दया अर्थात क्या, जीवों पर दया। घुड़सवार, घोड़े पर सवार, घोड़े पर सवार घुड़सवार। तो पर हमारा क्या है, मे पै पर जो हमारा आता है अधिकरण कारक के अंतर्गत आता है। डिब्बा बंद, डिब्बा बंद डिब्बे में बंद, डिब्बा बंद अर्थात क्या, डिब्बे में बंद। ध्यान मग्न, ध्यान में मग्न। तो मे पै पर जो आते हैं हमारा, वो संप्रदान तत्पुरुष के संप्रदान तत्पुरुष के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट देखिए एक नोट, शॉर्ट नोट्स क्या है, जो आपको संस्कृत में भी पूछे जाते हैं, और यहाँ एक हिंदी में, हिंदी ग्रामर के अंतर्गत एक नए तत्पुरुष सुनने को देखने को आपको मिल रही है। कौन तत्पुरुष, नए तत्पुरुष। नए मीन्स नहीं का बोध होना, नहीं का बोध होना।
नए तत्पुरुष। इस समास में पूर्व पद जो होता है संस्कृत में अ, अन या उर्दू का ना उपसर्ग लगा होता है। ना उपसर्ग लगा होता है, ये सारे शब्द लगने पर वह शब्द क्या होता है? नकारात्मक। क्या होते हैं? ये नकारात्मक यानी नहीं का बोध प्रकट करते हैं, नकारात्मक बोध प्रकट करते हैं। जब नकारात्मक बोध प्रकट कर रहे हैं तो इसमें क्या होंगे? तो नए समास होंगे। जैसे पढ़, पढ़ में अन जुट गया, अनपढ़ नहीं पढ़ा लिखा। अनजान नहीं जानकारी है लेकिन यहाँ अनजान जानकारी ना होना। कार्य में अकार्य बिना कार्य का। नापाक, अव्यय, नालायक, लायक नहीं नालायक। तो ये सब सारे जो शब्द आते हैं नए समास के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास द्विगु समास। द्विगु समास में क्या दिया गया है जो सभी बच्चों को फेवरेट रहता है? द्विगु समास समझ में भी आता है और जल्दी बच्चे ढूंढ भी लेते हैं, लेकिन यहाँ भी कंफ्यूजन होता है कि द्विगु समास है या कर्मधारय समास, सॉरी बहुव्रीहि समास है। द्विगु समास या बहुव्रीहि समास। देखिए, जिस समास का पहला पद क्या हो? संख्यावाची हो। जिस समास का पहला पद क्या हो? संख्यावाची हो, तो हमारा क्या होगा? तो हमारा वह समास द्विगु समास के अंतर्गत आता है। अर्थात क्या? संख्यावाची हो और संपूर्ण समुदाय का बोध कराता हो। जो शब्द का समूह है वो जो जाति के बारे में बताया जा रहा है, ये पूरा का बात बताई जा रही है एक समूह का, तो हमारा क्या आएगा? द्विगु समास के अंतर्गत आता है। और इसका विग्रह करने पर समूह या समाहार का प्रयोग किया जाता है। द्विगु समास में जब हम द्विगु समास के शब्द का या अर्थात पद का विग्रह करते हैं तो विग्रह करने पर हम क्या करते हैं? हम समूह शब्द का प्रयोग या समाहार शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे नवरात्र, नवरात्र अर्थात क्या? नवरात्रियों का समाहार, नवरात्रियों का समाहार। सप्ताह, सप्ताह अर्थात क्या? 7 दिनों का समाहार। समाहार अर्थात समूह का प्रयोग किया जाता है इस समास में, द्विगु समास में। सप्तऋषि, ये आपका सप्तऋषि है, 7 ऋषियों का समूह। शताब्दी, 100 वर्षों का समूह। शताब्दी 100 सालों का समूह। शतक, 100 का समाहार, शतक लगाना, शतक 100 का समाहार। पंचवटी, पंचवटी यानी 5 बटों का समाहार ये समूह। चौमासा, चौमासा अर्थात क्या? 4 मासों का, 4 महीनों का समाहार। एक नोट दिया गया है, तिरंगा, कै रंग? तिरंगा अर्थात और चतुर्थ, तिरंगा और चतुर्थ, तिरंगा और चतुर्थ ये हमारा द्विगु और बहुव्रीहि समास दोनों में आते हैं। याद रखिएगा, तिरंगा 3 रंग, चतुर्थ तो चतुर्भुज, तिरंगा और चतुर्भुज जो हमारा ये शब्द है तिरंगा और चतुर्भुज, ये हमारा बहुव्रीहि समास में ही आता, प्रयोग किया जाता है और द्विगु समास में भी प्रयोग किया जाता है। यही जब आता है दिया जाता है ऑप्शन में तो बच्चे कंफ्यूजन होते हैं कि कौन सा समास को टिक लगाएं। नेक्स्ट हमारा लास्ट इधर आपको कर्मधारय समास के बचा है। वो कर्मधारय समास क्या है जो देखिए, वैसा समास कर्मधारय समास में क्या होते हैं? विशेषण विशेष की चर्चा होती है या उपमेय उपमान की चर्चा होती है। जहां चर्चा विशेषण विशेष की चर्चा हो या उपमेय और उपमान की चर्चा हो तो हमारा वहां क्या होगा? कर्मधारय समास होंगे। कौन समास होंगे? कर्मधारय समास होंगे। यानी जिस समास का पहला पद या दूसरा पद विशेषण विशेष हो ये हमारा कर्मधारय समास। जैसे नीला आकाश, ऐसा आकाश? नीला है आकाश जो, अर्थात कौन? कर्मधारय समास। महात्मा, महान है जिसकी आत्मा महान है जो आत्मा, अर्थात कौन? कर्मधारय समास। महर्षि, महान है जो ऋषि महर्षि, ये हमारा कौन समास है? तो कर्मधारय समास है। घनश्याम, मंदबुद्धि, पीताम्बर या रक्तांबर, रक्त के रंग का जो अंबर अर्थात रक्तांबर, ये जो हमारे सारे समास हैं तो किनके अंतर्गत आएंगे? तो हमारे कर्मधारय समास के अंतर्गत आते हैं। गाय, नीलगाय, नीला है गाय जो, तो आप देखिए नीला, नीला, महान, महान, मंद, घन, पीत, रक्त का रंग, ये सारे शब्द क्या हैं? ये हमारे सारे शब्द क्या मिल रहे हैं? विशेषण। क्या मिल रहे हैं? विशेषण।
क्या है? विशेषण है। श्याम कैसा है? घनश्याम। श्यामला, घन कैसे है? श्यामला। बुद्धि कैसी है? मंद है। ऋषि कैसे है? महान है। आत्मा कैसे है? महान है। गाय कैसा? नीला है। आकाश कैसा? नीला है। अर्थात क्या? विशेषण विशेष की चर्चा आती है, वहां कौन समास है? तो हमारा कर्मधारय समास के अंतर्गत होते हैं। देखिए, जहां उपमेय और उपमान, जहां उपमेय और उपमान में संबंध जो होता है, कर्मधारय समास होता है। उपमेय उपमान कैसे होता है, जो देखोगे आसान से समझ में आ जाएगा। आपने देखा विशेषण विशेष के बारे में, यहाँ उपमेय और उपमान के बारे में। जैसे मुखचंद्र, मुखचंद्र में क्या? जो मुख है, मुंह है, किसके समान है? चंद्रमा के समान है। मुख रूपी चंद्रमा। मुख कैसा? चंद्रमा के समान। यानी तुलना किया जा रहा है, उपमेय उपमान। यहाँ तुलना की बात हो, उपमेय उपमान। भव सागर, सागर कैसा है? भव है, भव रूपी सागर है। अर्थात क्या? भव सागर। तो हमारा क्या, यहाँ से जो शब्द प्रयोग हो रही है, भव सागर, मुख, चंद्रमुख, क्रोधाग्नि, क्रोधाग्नि, क्रोधाग्नि में क्या? क्रोध रूपी अग्नि, यानी गुस्से में क्रोध रूपी अग्नि, क्रोधाग्नि। जहां एक तुलना की जा रही है। तुलना कहाँ होती है? भगवान और ईश्वर में। तुलना कहाँ होती है? भव और सागर। सागर कैसा है? पूरा अधिक मात्रा में जल आ रही है, चल रही है। भव सागर बहुत सुंदर सागर है, अच्छा है भव सागर। जहां उपमेय उपमान की चर्चा होती है, वहां कौन समास होता है? तो कर्मधारय समास होता है। नेक्स्ट, एक नोट आपको दिया गया है। जो नोट देखिए, कहीं कहीं ना कहीं नोट काम आते हैं। जब प्रथम पद उपमेय, जब प्रथम पद उपमान हो और उत्तर पद क्या हो? उपमेय हो, तो इसका विग्रह करने पर क्या होता है? के समान का प्रयोग किया जाता है शब्द का। जब इसका विग्रह करेंगे, जहां पहला पद उपमान होगा और उसके बाद आपका उत्तर पद उपमेय होगा, तो समास विग्रह में के समान करते हैं। जैसे चंद्रवंदन, चंद्र के समान बंधन। कमल नयन, कमल के समान नयन। कमल नयन, नयन मीन्स आंख, कमल आंख, कमल नयन। लौह पुरुष, लौह पुरुष लोहे के समान पुरुष, लौह पुरुष। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं? के समान शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। कब किया जा रहा है? जब प्रथम पद हमारा क्या हो? उपमान हो। हमारा प्रथम पद क्या है? उपमान। उपमान, उपमान, अरविंद उपमान, विधा उपमान। और उपमेय क्या है? उसके बाद वाले पद जो उपमेय है, तो हमारे उसके लिए क्या प्रयोग कर रहे हैं? तो के समान का प्रयोग किया जाता है। ये सारे जो शब्द हैं हमारे इसमें कर्मधारय समास के अंतर्गत आते हैं। जो आपने देखा समास के बारे में, समास का डायग्राम, सभी समास के बारे में, समास का परिभाषा आपने देखा, समास के सभी खंड को देखा, समस्त पद, पूर्व पद, उत्तर पद, बाद वाला पद जो आपको आते हैं, समास के भेद देखे, प्रधानता के आधार पर 4 समास देखे, और समास के भेद कितने? 6 होते हैं। 6 के आपने नाम देखा। आपने समास की परिभाषा, समास क्या है वो आपने देखे। समास जो है वो समास को कैसे खंड के रूप में बांटा गया है, यानी समास पद क्या है, पूर्व पद क्या है, उत्तर पद क्या है, और समास विग्रह क्या है, इसका आपको विस्तार बताया गया। नेक्स्ट, प्रधानता के आधार पर कितने समास होते हैं? तो 4 प्रकार के समास होते हैं। कौन कौन होते हैं? अव्ययभाव समास होते हैं, द्वंद्व समास होता है, बहुव्रीहि समास होता है, तत्पुरुष समास होता है। आपने देखा तत्पुरुष समास के कई भाग? 2 भाग, कर्मधारय समास और द्विगु समास, ये आपने देखा। नेक्स्ट, हिंदी में कुल कितने समास होते हैं? तो हिंदी में कुल 6 समास होते हैं। कौन कौन? अव्ययभाव समास, अव्ययभाव समास, अव्ययभाव समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास और कर्मधारय समास। आपने 6 भेद देखा। सभी भेदों को आपने एग्जाम्पल आपने देखा, किस प्रकार से सारा का परिभाषा, सारा का एग्जाम्पल दिया गया है। और आशा की आप लोग का ये समास चैप्टर से अब एक सवाल भी छूटने वाला नहीं है। नेक्स्ट, आपको अगले क्लास में समास का ऑब्जेक्टिव प्रश्न, साथ में और भी बहुत सारे एग्जाम में जो पूछे जाते हैं प्रश्न को लेकर आएंगे, और एक नए चैप्टर के साथ
फिर से हम प्रकट होंगे, जिसमें आशा है कि आपका जो इग्नू का जो 10 नंबर का जो ग्रामर पूछा जाता है उससे सवाल छूटे नहीं, पूरा पूरा 10 का 10 मार्क्स आपको उपलब्ध हो। जितना 10 नंबर का पूछा जाता है वो 10 नंबर में 10 नंबर आपको हिंदी व्याकरण से प्रेजेंट हो। 10 चैप्टर है, 10 टॉपिक है, आपको 10 टॉपिक कम समय में खत्म कर दी जाएगी एग्जाम से पहले, और बाकी चैप्टर को भी टेक्स्ट बुक को लेकर लाया जाएगा। आशा है कि आपको क्लास समझ में आया होगा। यहीं पर क्लास को रोकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।